आज हम बात करते हैं ऊष्मा बजट के विषय में। बच्चों, बजट शब्द से तो हम सभी परिचित हैं, क्योंकि हम हर रोज़ की दिनचर्या में देखते हैं कि हमारा दैनिक बजट होता है, हमारे घर का मासिक बजट होता है, हम देश का वार्षिक बजट होता है। बजट का मतलब सीधा सा अर्थ है जो हमारी आय आ रही है वो कितना व्यय हो रहा है और किन किन चीज़ों में व्यय की जा रही है, उसका पूरा लेखा जोखा जो है हम उसे बजट कहते हैं। अब जब हम ऊष्मा बजट के बारे में बात करेंगे तो हम इसमें देखेंगे, हम सभी को मालूम है कि हमारी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य है और उस सूर्य से ही हमें ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त हो रही है। तो ये जो ऊष्मा सूर्य से हमारे वायुमंडल या हमारे धरातल तक पहुंच रही है, इन सब में जो गर्मी हमको मिल रही है वो किन किन चीज़ों में अवशोषित की जा रही है, विकिरण की जा रही है, किन किन चीज़ों में खर्च की जा रही है। और जब ये पूरा सूर्य का प्रकाश हमारे पूरे वायुमंडल या हमारे धरातल तक पहुंच जाता है तो उसके बाद वो गर्म होगा और गर्म होने के बाद वापस किन माध्यमों से वो अंतरिक्ष में लौटाई जा रही है। इन सभी बातों का पूरा लेखा जोखा जो है उसे हम ऊष्मा बजट के नाम से जानते हैं। अब हमने तो ये पढ़ा ही है कि सूर्य की ऊर्जा का 1.94 कैलोरी जो है हर मिनट में हमें वायुमंडल, ये जो हमारा वायुमंडल है उसकी बाहरी सतह पर 1 वर्ग सेंटीमीटर में प्राप्त होता है। तो यदि हम इस 1.94 कैलोरी ऊर्जा को पूरा 100% या 100 यूनिट में ले लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये 100 यूनिट का जो हिसाब किताब है वो कैसा रहेगा, मतलब कि वो किन माध्यमों से हमारे पूरे इस वायुमंडल पर पहुंच रहा है और किस माध्यम से हमारे धरातल को गर्म कर रहा है। फिर धरातल के गर्म होने के बाद वो किन किन चीज़ों में खर्च की जा रही है, तभी तो एक बैलेंस बना रहेगा। हमारे जो धरातल के गर्म होने की प्रक्रिया है या सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है उसके प्राप्त होने के बाद उसे वापस अंतरिक्ष में जब तक उतनी ही मात्रा में ना लौटाया जाए तो हमारे वायुमंडल और पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है, मतलब ताप का जो संतुलन है, वो बैलेंस नहीं बना रह सकता, बैलेंस बिगड़ जाएगा। और हम सभी जान रहे हैं कि यदि ये बैलेंस बिगड़ा तो हमारी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी, जिसमें हम सभी का रहना संभव नहीं है। तो एक बैलेंस बनना आवश्यक है और इस बैलेंस बनने के ही कारण हमारा जीवन संभव हुआ है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि एज़ इट इज़ जैसा हम पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक ऐसा ही जो संतुलन है ऊष्मा का या ताप का संतुलन बना हुआ है, ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मनुष्य जो है वो विकास कर रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, हम अपनी सुख सुविधाओं में नित नए परिवर्तन करते जा रहे हैं। मतलब कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन तो रही ही हैं, साथ ही साथ हम 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, उसमें एसी है, घरों में एसी है। तो क्या हो रहा है, ये जो इन सभी चीज़ों से, चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो या हम गाड़ियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सब से जो निकलने वाली गैस है, जैसे CO2 गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन सब के ये सब जो है वो हमारे पूरे वातावरण में फैल रहा है और इनकी सांद्रता या इसकी मात्रा में वृद्धि होने से ये तापमान को और ज़्यादा अवशोषित कर रहे हैं। जो हम अभी अपने वर्तमान समय में तापमान में वृद्धि, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जान रहे हैं, या ये हमारे वर्तमान की बहुत ज्वलंत समस्या हम कह सकते हैं, इसके रूप में हमारे सामने आ रही है। तो बैलेंस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से सूर्य से आने वाली किरणें और उसके बाद वापस वायुमंडल और ये जो धरातल जिस प्रक्रिया के माध्यम से उसे अंतरिक्ष में लौटा रहा है, तो ये कैसे होता है और कितनी मात्रा में होता है, आइए हम देखते हैं। अभी जैसे हमने कहा कि 1.94 कैलोरी
ऊर्जा या ऊष्मा जो वायुमंडल की इस पूरी बाहरी सतह पर पड़ रहा है, अगर मैं इसे 100 यूनिट मान लूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि यदि ये 100 यूनिट है तो इस 100 यूनिट में से जैसे ही ये धरातल या वायुमंडल की सतह की ओर आगे आता है तो हम देख रहे हैं 27 यूनिट 27 इकाई जो है वो ऊपर में स्थित बादल जो हैं, बादल धरातल से कम ऊंचाई पर और अधिक ऊंचाई दोनों पर मिलते हैं। तो जहाँ कहीं भी जैसे ही सूर्य की किरणें हमें आती दिख रही हैं तो इसकी जो 27 इकाई है ये बादलों के द्वारा वापस परावर्तित कर दी जा रही है, उसकी ज़रूरत उसे नहीं है। अब हम देखते हैं 27 के बाद ये जो 6 इकाई हम देख रहे हैं, 6 इकाई जो है वो हमारे वायुमंडल की सतह पर जो धूल कण जल वाष्प मिल रहे हैं उनके द्वारा स्कैटर्ड कर दी जा रही है, बिखेर दी जा रही है और बिखेर कर वो वहीं पर समाप्त हो जा रही है। तो 6 इकाई धूल कणों के द्वारा स्कैटरिंग में खर्च हो गई, खर्च नहीं हुई, ये वापस परावर्तित कर दी गई। और 2 इकाई जो है वो जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, हिम से ढके हुए, मतलब चाहे हम पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां ले लें जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, हम उत्तरी ध्रुव या हमारे इस दक्षिणी ध्रुव की बात करें, तो इन सब में जो बर्फ़ की मात्रा रहती है उनके द्वारा ये 2 इकाई जो है वो वापस अंतरिक्ष को लौटा दी जाती है। तो हमने क्या देखा, 27 + 6 + 2 टोटल 35 यूनिट जो है वो क्लाउड, डस्ट पार्टिकल्स और स्नो के माध्यम से वापस शून्य में जो है अंतरिक्ष को लौटाई जा रही है कि भाई हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। लौटाई जा रही है मतलब इसका पूर्णतः रिफ्लेक्शन या परावर्तन हो रहा है, इसकी कुछ भी मात्रा जो है वो इनके द्वारा अवशोषित नहीं की जा रही है। तो आप सीधे सीधे इस टोटल जो 100 यूनिट थी उसमें से हम 35 को माइनस कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो 100 - 35 हम कितना देख रहे हैं, 65। अब 100 में से 35 का तो हिसाब हमको मिल गया कि ये कहाँ पर खर्च की जा रही है, मतलब इसमें अवशोषण के माध्यम से खर्च नहीं हो रहा है, ये वायुमंडल में के द्वारा, वायुमंडल में जो उपस्थित हमने कहा बादल हैं या फिर जो धूल कण जल वाष्प हैं और जो बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र हैं, इनके माध्यम से पूर्ण रूप से परावर्तित कर दिया जा रहा है। हाँ, यहाँ पर हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो 35 इकाई है हम इसे पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं, जो पूर्णतः परावर्तन हो रहा है। एल्बिडो मतलब एल्बिडो वह मात्रा होती है, परावर्तन की वह मात्रा होती है जो आने वाले सूर्य के जो प्रकाश है उसको बिल्कुल अवशोषित ना करके पूर्णतः शून्य में परावर्तित अंतरिक्ष में लौटा दे रहा है, पूरी तरह से वापस भेज दे रहा है। इस प्रक्रिया को हम एल्बिडो कहते हैं और हमारी पृथ्वी का एल्बिडो 35 है। हाँ, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। हमारे सामने ये एल्बिडो अलग अलग वस्तुओं या पदार्थों का या अलग अलग क्षेत्रों का एल्बिडो जो है वो अलग अलग होता है। अलग अलग होता है मतलब जैसे हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा एल्बिडो हमको बर्फ़ का दिखता है, उसके बाद फिर जो शुष्क बालू, सूखे रेत वाले जो क्षेत्र हैं, हम जिसे मरुस्थलीय क्षेत्र कह सकते हैं, वहाँ पर का एल्बिडो होता है। फिर क्रमशः जो चट्टानें हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का वनस्पति आवरण नहीं है उनके माध्यम से किया जाएगा। फिर वनस्पति से ढके हुए क्षेत्रों का होगा, फिर जल का होगा। तो ये अलग अलग एल्बिडो जो है, एल्बिडो की मात्रा इन सभी क्षेत्रों में या वस्तुओं की अलग अलग होती है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा भी हमने देखा कि जो बर्फ़ हैं, है ना, ताज़े जो बर्फ़ हैं उनका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब इनके द्वारा जैसे ही सूर्य का जो प्रकाश है वो हम तक पहुंचा और वो जैसे ही इस बर्फ़ आच्छादित क्षेत्र से टकरा रहा है तो इन क्षेत्रों के द्वारा उसे पूर्णतः लौटा दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। इनका जो एल्बिडो है, परावर्तन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है। आप देखेंगे
जो पर्वतारोही होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटियों पर चढ़ते हैं, उन्हें गॉगल लगाकर ही चढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उन पर्वत चोटियों में जो सूर्य से आने वाले प्रकाश की मात्रा को परावर्तित किया जाता है, रिफ्लेक्शन जो होता है, उससे वहाँ पर उनकी आँखें जो हैं वो चौंधियाने लगती हैं। बिना गॉगल के वो उन चोटियों पर सफ़र कर ही नहीं सकते। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा हिम या बर्फ़ का एल्बिडो हमको मिला। हाँ, जो हल्के रंग की वस्तुएं होती हैं या सफ़ेद रंग की जो वस्तुएं होती हैं, उनका एल्बिडो जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। हम देखते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम सफ़ेद रंग के या हल्के रंग के जो कपड़े हैं वो पहने। हम कभी भी डार्क या गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनते या वो पहनकर हम धूप में नहीं निकलते, क्योंकि हल्का रंग या सफ़ेद रंग जो है वो सूर्य के प्रकाश को सोखता नहीं है, अपने में वापस परावर्तित कर देता है। लेकिन जो गहरा या काला रंग होता है वो आने वाले सूर्य के प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेता है। तो जिसमें अवशोषण की प्रक्रिया हो रही है उससे हमें गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, और जिसमें परावर्तित कर दिया जा रहा है, रिफ्लेक्शन की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो उससे हमें गर्मी कम महसूस होगी। तो ये हो गई एल्बिडो की बात कि जो 100 इकाई सूर्य से हम तक पहुंच रही थी, उसकी 35 इकाई जो है वो बादलों में, धूल कणों में और हिम के द्वारा परावर्तित कर दी जा रही है, पूर्ण रूप से अंतरिक्ष में लौटाई जा रही है, और यही 35 इकाई जो है वो हमारा एल्बिडो हुआ। अब 100 में से हमने 35 को माइनस किया तो हमारे पास टोटल जो है वो 65 बचा। तो अब हमें जो 65 है इसमें देखना है कि इसका क्या हिसाब किताब है। अब देखिए, अब ये तो परावर्तन की प्रक्रिया हुई, फिर ये 65 इकाई जो है, सूर्य के प्रकाश की 65 इकाई जो है वो चल पड़ी आगे वायुमंडल और धरातल की सतह की तरफ, उसे गर्म करने के लिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि रास्ते में ही इस 65 में से जो 14 यूनिट है, 14 इकाई जो है वो ऊपरी वायुमंडल या वायुमंडल की ऊपरी परतों या सतहों में अवशोषित कर ली जा रही है प्रत्यक्ष रूप से। मतलब ये सूर्य का प्रकाश आया और ये हमारा पूरा वायुमंडल की बाहरी सतह है, पृथ्वी, धरातल, और उसके बाद ये पूरा वायुमंडल। तो इस वायुमंडल की सतह में जो उपस्थित किसके द्वारा अवशोषित की जाएगी, वो हमें अपने वायुमंडल में धूल कण मिलते हैं, जल वाष्प मिलते हैं, अलग अलग टाइप की जो गैसें हैं वो उपस्थित हैं। तो इन सब के द्वारा ये 65 में से 14 इकाई जो है वो इन सभी के द्वारा अवशोषित कर ली गई। तो हम क्या कहेंगे कि 65 में से 14 इकाई जो है वो वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अवशोषित किया जा रहा है, किसी का माध्यम नहीं है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्व किया जा रहा है। अब हम फिर आगे चलते हैं कि भाई 14 इकाई तो चल पड़ी थी आगे धरातल की तरफ, जो रास्ते में ही ये जो हमें वायुमंडल या पूरा एटमॉस्फेयर दिख रहा है उसके द्वारा एब्जॉर्व कर ली गई। अब 65 में से हम 14 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच गया 51। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस 51 यूनिट का क्या हिसाब किताब है। भाई अब फिर से आगे ये 51 यूनिट जो है वो आगे की तरफ चल पड़ी धरातल और वायुमंडल को गर्म करने के लिए। अब ये पूरी तरह से पहुंच गई आपके धरातल की सतह पर। सूर्य प्रकाश का 51 इकाई जो है वो हमारे इस पूरे धरातल की सतह तक पहुंच गया। अब धरातल की सतह पर पहुंचा तो हमारे धरातल को पूरी तरह से उसने क्या किया, अपने प्रकाश से गर्म किया। हाँ, ये सब चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं वो जब तक सूर्य चमक रहा है, दिन के समय की हम बात कर रहे हैं, मतलब जब तक दिन का प्रकाश पड़ रहा है तब तक सूर्य की किरणें हमें मिलेंगी, तापमान मिलेगा और गर्मी जो है वो प्राप्त होगी। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, शाम हो गई, सूर्य का प्रकाश या ताप मिलना हमें बंद हो गया, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं
कि ये जो धरातल दिन के समय गर्म हुआ था वो अब उससे वापस परावर्तित करेगा या अंतरिक्ष की तरफ लौटाने की कोशिश करेगा, तभी तो बैलेंस बनेगा। तो हम देखते हैं, हाँ, अब धरातल की सतह के गर्म होने के बाद जब इसमें से वापस रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होगी, मतलब वो जो ग्रहण की गई ऊष्मा है उसे वापस लौटाने की प्रक्रिया जो होगी उसे हम या वो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में होती है, जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि धरातल गर्म हुआ, फिर इसमें से ये जो 17 यूनिट है, 17 जो इकाई है वो क्या कर दी जा रही है, शून्य में अंतरिक्ष में लौटा दी जा रही है या वापस रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया उसमें हो रही है। शून्य में लौटाई जा रही है मतलब भाई ये गर्म हुई और वापस 17 इकाई इसमें से चली गई, चल पड़ी अंतरिक्ष की तरफ वापस उतनी ऊष्मा को लौटाने के लिए। तो बिना रुकावट, बिना बाधा, या हम ये कहें कि उसके रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई स्पीड ब्रेकर नहीं पड़ता, मतलब कि ना कोई धूल कण, जल वाष्प, ना किसी भी प्रकार की कोई गैस इसमें यहाँ पर नहीं मिल रही है जो इस चल रही 17 इकाई ऊष्मा को अपने में अवशोषित कर ले। इसलिए ये 17 इकाई जो है वो बिना किसी रोक टोक के वापस रिफ्लेक्ट हो गई, पूरी तरह से परावर्तित हो गई अंतरिक्ष में। ये प्रक्रिया कहाँ पर होगी, ये जो 17 इकाई के रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया है वो हम ध्रुवीय क्षेत्रों की बात कर सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की सतह पर वायुमंडल विरल होता है, वहाँ पर जल वाष्प या धूल कण इनकी मात्रा नहीं के बराबर मिलती है। वहीं यदि हम ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो इन ध्रुवीय क्षेत्रों में भी क्या होता है कि किसी भी प्रकार का मतलब एक तो तापमान जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, और दूसरी चीज़ यहाँ पर किसी भी प्रकार के धूल कण या जल वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण सीधे से रिफ्लेक्शन या पूर्ण रूप से परावर्तन की प्रक्रिया हो जाती है। तो हमने बात की थी कि 51 यूनिट में 17 यूनिट जो है वो धरातल को गर्म करने के बाद पूर्ण रूप से अंतरिक्ष में लौटा दी गई या वापस कर दी गई। अब ये 17 इकाई तो वापस कर दी गई है, अब हम 51 में से 17 माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल शेष जो बची इकाई है वो 34 यूनिट है। अब देखते हैं कि इस 34 यूनिट का क्या हिसाब किताब होता है। हम देख रहे हैं इस 34 यूनिट में से ये धरातल की सतह गर्म हुई है और गर्म होने के बाद 19 यूनिट जो है वो इसमें कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, संचालन की प्रक्रिया हो रही है। संचालन को हमने पहले भी देखा है। संचालन वह है कि धरातल की सतह जो है वो गर्म हुई और गर्म होने के बाद उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। वाष्पीकरण होने से क्या होता है, भाई सतह गर्म हुई, उसमें वाष्पीकरण हो रहा है और हवा जो है वो मतलब हवा में जो उपस्थित नमी है या आर्द्रता है वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठने लगी। अब वो जैसे ही धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगी तो उसमें ठंडा होने का प्रोसेस होता है या वो ठंडी होने लगती है, और जब वो ठंडी होगी तो जमने लगेगी। जब जमने की प्रक्रिया होगी उसमें जो उपस्थित ऊष्मा थी वो रिलीज़ होने लगेगी। वो जब अपनी गर्मी को बाहर निकाल देगी तो वो गर्मी जाएगी कहाँ, वहाँ पर उसके आसपास उपस्थित एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, अवशोषित कर ली जाएगी। तो हमने देखा कि 19 यूनिट जो है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस में खर्च हो जाता है, या इस प्रोसेस के माध्यम से वहाँ पर जो भी वातावरण या वायुमंडल मिलता है उसमें अवशोषित कर लिया जाता है। अब 19 के बाद हम देखते हैं 9 यूनिट जो है वो कन्वेक्शन या संवहन की प्रक्रिया में खर्च हो जा रही है। संवहन की प्रक्रिया मतलब हमारा ये पूरा धरातल का सरफेस दिन के समय गर्म हो गया। गर्म होने के बाद इस सरफेस में जो भी हवा है वो इस धरातल के गर्म होने से
गर्म हो गई और वो हवा गर्म होकर हल्की हो गई, हल्की होकर ऊपर की तरफ वो उठने लगेगी। जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठेगी तो हमको मालूम है कि ऊपर उठती हुई जो हवा है वो ठंडी होने लगेगी, ऊपर का तापमान कम होने लगता है। इसलिए अब जब ये हवा ठंडी होगी तो ठंडी होने से क्या होगी, उसमें जो उपस्थित फिर से जो ऊष्मा या गर्मी है वो बाहर की तरफ उसको रिलीज़ कर देती है, छोड़ देती है। तो ये रिलीज़ की गई ऊष्मा या उसके द्वारा छोड़ी गई जो ऊष्मा है वो वहाँ पर के एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है या वहाँ पर के वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। तो ये फिर से वायुमंडल में मिल गई जो 9 यूनिट थी। अब ये जो 6 यूनिट है, ये 6 यूनिट जो है वो रेडिएशन या विकिरण में खर्च होती है। विकिरण हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि धरातल पृथ्वी की सतह जो है वो गर्म होती है। गर्म होने के बाद उसमें लॉन्ग वेव्स जो हैं रेडिएशन होता है या दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण होता है, जिसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा था हमने। तो इस रेडिएशन के माध्यम से ये पूरी जो 6 यूनिट है वो विकिरण में खर्च हो जा रही है। तो फिर से हम देख रहे थे 34 यूनिट का हिसाब किताब। तो हमने समझ लिया 19 यूनिट कंडेंसेशन में, 9 यूनिट कन्वेक्शन या संवहन में, और 6 यूनिट जो है वो रेडिएशन के प्रोसेस में या उसके द्वारा खर्च कर ली गई। तो बच्चों हमने अभी आपने देखा कि कैसे ऊष्मा बजट होता है। सूर्य का प्रकाश, यदि हम इसे फिर से देख लें, सूर्य का प्रकाश जो है वो 100 यूनिट आया। 100 यूनिट में हमने देखा 35 जो है वो 27 क्लाउड्स के द्वारा, और 6 यूनिट जो है वो डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा, और 2 यूनिट जो है वो स्नो के माध्यम से पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। और ये टोटल जो 35 यूनिट जो है, इस 35 यूनिट को हमने क्या कहा था, पृथ्वी का एल्बिडो। और नेक्स्ट 65 बचा। 65 में से 14 जो है यूनिट वो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में उपस्थित अलग अलग जो धूल कण जल वाष्प है उनके द्वारा अवशोषित कर ली गई सीधे रूप में। और वापस जो 51 यूनिट बचा उसमें हमने देखा कि धरातल की सतह गर्म हुई, और गर्म होने के बाद उसमें जो रिफ्लेक्शन या परावर्तन डायरेक्ट रिफ्लेक्ट किया गया जो पूरी तरह से अंतरिक्ष में वापस लौटा दी गई, वो 17 यूनिट। और फिर बची हुई 34 यूनिट को हमने देखा कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के माध्यम से वो खर्च हो गई। तो 51 यूनिट जो है जो हम तक पहुंची वो वापस पूरी तरह से लौटा दी गई। हाँ, अब हम ये देखते हैं, थोड़ा हमें यहाँ पर और समझना होगा कि ये जो हमने 14 यूनिट देखा था जो एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीधे रूप में अवशोषित किया गया, और ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और विकिरण के माध्यम से जो 34 यूनिट अवशोषित की गई या वायुमंडल में छोड़ी गई ऊष्मा का अवशोषण किया गया था। तो ये 34 प्लस 14 जो 48 यूनिट है, ये एटमॉस्फेयर का ऊष्मा बजट होगा, वायुमंडल का ऊष्मा बजट होगा। तो ये 34 यूनिट भी वायुमंडल में छोड़ी गई जो ऊष्मा थी, अवशोषित की गई जो, वो भी वापस अंतरिक्ष में लौटाई जाएगी, लेकिन वो थोड़ी देर उसको अपने में सोख कर रखती है, अवशोषित करके रखती है। और इसी प्रक्रिया के कारण, वायुमंडल की इसी प्रक्रिया के कारण जो है वो रात का तापमान एकदम से कम नहीं हो पाता, जिससे तापमान का बैलेंस बना हुआ है दिन और रात के तापमान का। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो वायुमंडल की ये प्रक्रिया जो है कुछ समय तक हम अपने आप में ताप को सोख कर रखने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे तापमान एकदम नहीं गिर पा रहा है। रात का जो न्यूनतम तापमान है वो तेज़ी से नीचे नहीं आ पाता, और इसी कारण हम देखते हैं कि जो दिन का न्यूनतम तापमान होता है वो सुबह के लगभग 4 बजे जो है वो हम अंकित करते हैं, या वो उस समय हमको सबसे कम तापमान देखा जाता है।
तो ये हो गई बात ऊष्मा बजट की। हमने देखा पूरा 100 यूनिट कहाँ कहाँ पर आई, जिसमें 51 यूनिट जो थी वो पृथ्वी में और उसकी सतह और धरातल पर आई थी, और उसमें किन किन माध्यमों से वो वापस उसे परावर्तित की गई या खर्ची की गई, और जितना आया उतना वापस लौटा दिया गया। यही है हमारा ऊष्मा बजट, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर ताप का बैलेंस या तापमान का संतुलन बना हुआ है, जिससे हमारा जीवन संभव है। और एक छोटी सी बात इसमें हमें और इसलिए जागरूक होना है क्योंकि ये बैलेंस जो है वो जितना लौटाना चाहिए, अब यदि हम बात करें लगभग 20-25 साल, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते हम, लगभग 20-25 साल पहले की भी बात करते हैं, तो इसमें अवशोषण की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है। क्योंकि कुछ देर पहले हमने बात की थी कि हमारी सुख सुविधाओं में वृद्धि या नगरीकरण का विस्तार कर रहे हैं, उद्योगों को हम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, सड़कों का डामरीकरण कर रहे हैं। इन सब के कारण जो है कुछ गैसों की जो मात्रा जो हमारे वायुमंडल में बढ़ गई है, जिससे जितना उसको परावर्तित करना चाहिए था उससे अवशोषण की मात्रा उसमें बढ़ गई है, जो हमारे सामने एक बड़ी समस्या के रूप में आ रही है, जिसे हम तापमान में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, जिससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। भाई बर्फ़ पिघल रही है, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस टेम्परेचर में जो बैलेंस स्थापित करना वो बहुत कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने वायुमंडल में उपस्थित जो गैसों की मात्रा है, खास करके जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार गैस हैं, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा ना होने पाए, हम उनमें एक बैलेंस लेकर चलें। तो ये हो गया आज का हीट बजट, ऊष्मा का संतुलन।